प्रिय विद्यार्थियों, विस्तार एजुकेशन में मैंने इसके पहले आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ाए थे। आज मैं आपको ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार बताऊंगा। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इधर आप बाईं तरफ लिख देंगे अभिकारक और दाहिने तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद। अब चूंकि ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है तो ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है तो आप किधर लिखेंगे, दाहिने साइड में, प्लस यहां लिख देंगे ऊष्मा। तो इस तरह की जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी क्योंकि ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 बनेगा और ऊष्मा निकलती है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पर आप ऊष्मा लिख सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए, मीथेन है, CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा और इसमें भी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ये भी क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं आपको समझाता हूं। ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। लिखते हैं इसका उदाहरण। यहाँ आपने अभिकारक लिखा है, आप यहीं पर आप ऊष्मा लिख देंगे अभिकारक के तरफ ही और इधर लिखेंगे उत्पाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऊष्मा अवशोषित होगी तो आप उसको लेफ्ट साइड में ही ऊष्मा लिख देंगे। अगर इसको आपको राइट साइड में यानी उत्पाद साइड में लिखना है तो आप यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा सकते हैं। क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर माइनस भी लिखेंगे। इसको आप वहाँ से समझ लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है NO। यहाँ पर चूँकि दो संख्याएं हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें जो है आपका अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें आप यहाँ या तो माइनस लिखिए या तो यहाँ प्लस लिखिए। तो यहाँ आप माइनस लिख सकते हैं, माइनस ऊष्मा, और अगर इधर लिखना है तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं क्योंकि इसको भी रब कर देना चाहिए था क्योंकि ऊष्माशोषी में पढ़ा रहा हूँ इस समय। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ ये हो गया कार्बन प्लस सल्फर, ये बनेगा कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ भी आप ऊष्मा अवशोषित होती है तो यहाँ प्लस ऊष्मा लिखिए या तो यहाँ माइनस ऊष्मा लिखिए। ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है, इसमें 20 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है कार्बन डाइसल्फाइड के बनने के दौरान। तो ये दोनों अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी मैंने आपको समझाया। आपके पहले चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसको समझाइए।
तो मैं इसको यहाँ समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊष्माक्षेपी पढ़ा रहा था अभी, तो उसको ज़रा समझ लीजिए। श्वसन क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसे समझाएं। तो देखिए, हम जो भी भोजन लेते हैं, जैसे आलू खाएं, चावल खाएं, तो इन सभी में ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाकर ग्लूकोज में टूटता है, और वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स में चला जाता है, और हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह ग्लूकोज टूटता है। तो अभिक्रिया देखिए, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, और ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, यानी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, तो ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, और ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी ऊर्जा के रूप में। तो हमें ग्लूकोज जब टूटता है तो ऊर्जा भी मिलती है। इसलिए हम कहते हैं जब भोजन हम लेते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वह ऊर्जा आप देखिए, ये अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साथ ही साथ ये श्वसन क्रिया भी इसे कहते हैं। श्वसन क्रिया का ये आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आए तो C6H12O6 ग्लूकोज ये है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, और ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है। तो इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण हम समझ सकते हैं। इसके बाद अब अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण क्रिया। संक्षारण क्या है? संक्षारण इसको कहते हैं कोरोजन, CORROSION, कोरोजन धातु की सतह पर वायु, जल और थोड़े से अम्ल की उपस्थिति में उस धातु की परत धीरे धीरे उसकी क्षरण हो जाती है, यानी धातु की परत का क्षरण हो जाता है। इसी क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। वायु यानी नम वायु कह सकते हैं आप। नम वायु है अम्ल की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में धातु की परत का क्षरण होना ही संक्षारण क्रिया कहलाता है। अब इसे हम समझेंगे कैसे। आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि लोहे पर जंग लगता है, तो लोहे पर जंग लगने का जो अभिक्रिया होता है उसको आप जरा देखिए। लोहे का सूत्र Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, जो कि ऑक्सीजन वायु से मिल रहा है, H2O यानी आप नम वायु भी कह सकते हैं H2O, और ये बनाता है Fe2O3.XH2O। XH2O मीन्स यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निश्चित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर X लिखा जाता है। ये आप इसको रस्ट कह सकते हैं, इसी को हिंदी में जंग कहते हैं, लोहे पर जंग का लगना। लेकिन संक्षारण एक विस्तृत नाम है, वो किसी भी धातुओं पर होता है उसको संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जब होता है यही क्रिया तो इसको जंग लगना कहते हैं लोहे के लिए। अन्य धातुओं पर भी होता है, जैसे सिल्वर की बात कर लें। सिल्वर का सूत्र Ag है, इस पर H2S की क्रिया होती है, तो H2S से ये बनता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S, और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे 2Ag करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तभी अभिक्रिया बैलेंस होगी। अब ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है ये काले रंग का होता है, ब्लैक कलर। तो इसको आप इसीलिए सामान्यतः जो चांदी के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो कुछ दिन पहनने के बाद धीरे धीरे उस पर काली काली हल्की हल्की परत जमने लगती है, वो सिल्वर सल्फाइड की ही परत होती है। तो यहाँ आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक और है कापर। कापर धातु होता है, आप देखे होंगे कापर की जो बर्तन होते हैं, कापर के बर्तन होते हैं। सामान्यतया जो हम लोग पूजा पाठ घरों में कापर के जो चम्मच या छोटी छोटी लुटिया वगैरह रखते हैं, उसमें आप देखेंगे जब ज़्यादा दिन तक रखे रहते हैं तो उस पर ग्रीन कलर की परत जम जाती है, हरे रंग की परत जमती है।
उसका मैं रिएक्शन बताता हूँ आपको। Cu कॉपर, वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी चीज़ें वायु से मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉपर धातु है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये वायु से मिलता है और ये बनाता है CuCO3.CuOH का ट्वाइस। ये बेसिक कैरेक्टर है और ये कॉपर कार्बोनेट, इसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यही जो है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर। इसीलिए ये कॉपर के बर्तनों पर यानी तांबे के बर्तनों पर ये ग्रीन कलर का परत जमता है, जो कि ये आपको रिएक्शन में दिखाया गया है। तो ये सब संक्षारण की क्रियाएं हैं। एल्युमिनियम, आप सुनते हैं कि एल्युमिनियम पर एक पतली परत जमा होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, उसकी अब क्रिया देखें। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। अब इसको आपको संतुलित भी करना पड़ेगा। यहाँ देखिए Al कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे आप। यहाँ कितना ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ 3 हो नहीं सकता, यहाँ पे आप 3 करेंगे तो यहाँ 3 2 जा 6 हो गया। ये 6 ऑक्सीजन करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, तो 2 लिखेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो इसको आप रब करके यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4 लिखेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। और आप ये जानिए कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक हल्की परत एल्युमिनियम ऑक्साइड की बनाती है, जो कि बहुत ही मजबूत परत होती है वो, और अंदर फिर वो संक्षारित नहीं होती। इसीलिए खासकर वायुयान या जो शिप वगैरह बनाए जाते हैं वो एल्युमिनियम के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये सामान्यतया ये संक्षारित आसानी से नहीं होता है। एक ही परत बनती है, उसके बाद ये संक्षारित आगे और डीप नहीं होता है। इसीलिए एल्युमिनियम, और चूँकि हल्का भी होता है इसलिए इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद आपका टॉपिक है विकृत गंधिता। रैंसिडिटी कहते हैं, विकृत गंधिता। मैं लिखता हूँ अभी, ध्यान दें, विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या होती है? जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उन भोज्य पदार्थों में वसा और तेल जो होता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसकी जो गंध होती है या स्वाद होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो वसा और तेल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अपना गंध और स्वाद परिवर्तित कर लेते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में आप सामान्य तौर पर देखते हैं जो मार्केट में अंकल चिप्स या कुरकुरे या नमकीन के जो पैकेट्स आते हैं वो देखते हैं आप, उसमें एयर भरी होती है, तो वो एयर में ऑक्सीजन नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन N2। और N2 गैस में चूँकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्डिंग होती है, अंदर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, तो इस वजह से वो अक्रिय गैस कहलाती है। मतलब अक्रिय गैस का मतलब वो जल्दी रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को पैकेट में भरा जाता है, और वो जिससे कि वो भोज्य पदार्थों पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है और अधिक दिन तक चल सकती है। लेकिन उसी पैकेट को जब आप खोल देते हैं तो आप देखते हैं कि 1-2 दिन में वो फिर नरम हो जाता है या खाने योग्य नहीं रहता है। लेकिन पैकेट में बंद रहता है तो वो 2-4 महीने भी सही रहता है। तो उसका कारण है नाइट्रोजन गैस का उसमें भरना, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं होने देता, अंदर नहीं होने देता, और भोज्य पदार्थ को टिकाऊ बनाता है, यानी कि ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल बना देता है। तो ये एक उदाहरण है। दूसरी चीज़, विकृत गंधिता को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होता है,
दो पदार्थ होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, BHA और BHT, BHA और BHT, इसको कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये एक रासायनिक पदार्थ है और ये भी है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये दो पदार्थ ऐसे हैं जो कि प्रतिऑक्सीकारक का काम करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीकरण क्रिया के लिए प्रति मतलब उसको ना होने दें, तो ऑक्सीकारक क्रिया ना होने दें, इसलिए इन्हें हम प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। और ये पदार्थ जब भोज्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं, वसा और तेल युक्त भोज्य पदार्थों में, तो उसे ये खराब होने से बचाते हैं, यानी उनकी गंध को खराब होने से बचाते हैं, तो इनको भी उसमें मिलाया जाता है। और दूसरी चीज़ है, खाद्य पदार्थों को यदि आप फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वहाँ कम तापमान होता है, तो ऐसे में भी ऑक्सीकरण की क्रिया मंद हो जाती है, जिसके कारण आपका भोज्य पदार्थ की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो देर से ख़राब होता है। तो यहाँ तापमान का भी मायने है, प्रतिऑक्सीकारक है। और ऐसे बर्तन में आपको भोज्य पदार्थ रखना चाहिए जिसमें हवा पास ना हो, तो वो भी आपका कुछ ज़्यादा समय तक चल सकता है। तो ये सब उससे बचाने के उपाय हैं। अब हमको कुछ सवाल हैं आपके टेक्स्ट में। मैंने इसके जस्ट पहले आपको संक्षारण बताया। संक्षारण से बचाव के लिए मैंने आपको कोई तरीका नहीं बताया है, उसे सुन लें। जितने धातुएं हैं संक्षारित होती हैं, तो धातुओं को संक्षारित होने से कैसे बचाएंगे आप? सबसे पहला, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। पेंट करने से हवा के संपर्क को वो रोकता है, जल के संपर्क को वो रोकता है। दूसरी चीज़, अधिक क्रियाशील धातुओं पर कम क्रियाशील धातुओं का लेपन कर दिया जाता है। इससे भी धातुओं को अधिक से, जिसे आप साइकिल का हैंडल वगैरह देखते हैं, उस पर क्रोमियम का लेपन होता है। क्रोमियम कम क्रियाशील है, इस वजह से आप देखेंगे वो चमकदार भी होता है और ज़्यादा दिन तक भी चलता है और जल्दी जंग भी नहीं लगता है। यशद लेपन, जिंक धातुओं पर, यानी लोहे पर जिंक धातु का लेपन ही यशद लेपन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इस क्रिया के माध्यम से भी आप संक्षारण को रोक सकते हैं। संक्षारण रोकने के लिए एलॉय फॉर्मेशन भी किया जाता है, यानी धातुओं का मिश्रण करने से भी संक्षारण क्रिया नहीं होती है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जिनसे हम संक्षारण क्रिया को रोक सकते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन एक मिनट, एक क्वेश्चन है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। उस तत्व का नाम और उस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। भूरे रंग का चमकदार तत्व है, तो भूरे रंग का चमकदार तत्व कॉपर है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2Cu कर देंगे, ये ब्लैक कलर होता है। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व कॉपर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है ब्लैक कलर, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो कॉपर की क्रिया किससे होनी चाहिए? सिल्वर नाइट्रेट से। तो आप देखिए, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्शन बनाएंगे आप, तो यहाँ कॉपर की वैलेंसी चूँकि 2 होती है, तो ये देखिए अभी CuNO3 का ट्वाइस बनेगा प्लस सिल्वर Ag निर्मुक्त। अब यहाँ पर कॉपर सिल्वर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। अब इसमें चूँकि कॉपर
क्यों विस्थापित करता है? आप लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, इसलिए कॉपर सिल्वर को विस्थापित करता है। और इस प्रकार इसे आप संतुलित भी कर लीजिए। तो NO3 का ट्वाइस है, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और सिल्वर की संख्या यहाँ 2 हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। रिएक्शन भी बैलेंस हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। और सवालों के जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। थैंक्स।